बच्चे सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 में हमारे पास 5 यूनिट्स इन टोटल अवेलेबल है एज पर द लेटेस्ट रीडिंग लिस्ट। एंड दोज 5 यूनिट्स आर मोनोपोली, जनरल इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सटर्नलिटीज एंड द पब्लिक गुड्स, राइट। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपका कंसिडर किया जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप मास्टर्स के एंट्रेंस लिखेंगे, कहीं पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। जनरल इक्विलिब्रियम बहुत डीप टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब अकेला टॉपिक लाइक आपके अराउंड ढंग से अगर पढ़ोगे तो 30 आवर्स के आसपास कम से कम अकेला टॉपिक। मतलब एक एक घंटे के देखोगे तो 30 लेक्चर, और दो दो घंटे देखो 15 लेक्चर। अकेला टॉपिक 30 आवर्स अप्रोक्स आपको डिमांड करता है, और बहुत न्यूमेरिकल टॉपिक है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे फिर आपके पास मोनोपोली आता है, फिर उसके बाद एक्सटर्नलिटीज और पब्लिक गुड्स लगते हैं, एंड दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए इजी टॉपिक। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो ओके ओके है। तो मेजरली आपको यूनिट नंबर 2, 1, 4, 5 पे ध्यान देना है। यूनिट नंबर 3 ऐसा नहीं बहुत आसान है, रिलेटिवली आसान है, ठीक है। और ये टॉपिक एक्सट्रीमली टफ है, नेक्स्ट लेवल न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछ सकते हैं। तो लेकिन मैं चाहता तो यूनिट 2 पर से पढ़ाना हूँ, लेकिन कॉलेजेस में आपके इंटरनल्स सीक्वेंस में कराएंगे, तो मोनोपोली ही पहले आपको कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, तो आपके इंटरनल्स में प्रॉब्लम ना आए। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मोनोपोली, राइट। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टिंग कि भाई एक बार अपनी नोटबुक्स वगैरह ओपन कर लीजिए, कुछ साथ साथ में लिख लेंगे हल्का हल्का। प्लीज ओपन योर नोटबुक्स। चलिए सुनते रहना ध्यान से कहानी क्या है। तो देखो, मोनोपोली की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट स्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 15-20 मिनट इंट्रोडक्शन के होते हैं। आप सोचो पहले सबसे न्यूमेरिकल करा दूं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। फंडामेंटल बेस बनाया जाता है हमेशा। बेटा अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजरली हम अपनी मार्केट को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन मेजरली जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं या तो भैया हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन लगा हुआ है, क्या ठीक है। कहते हैं या फिर मेरे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, या मेरे पास ओलिगोपोली है, या फिर मेरे पास मोनोपोली है। कहते हैं क्या सर इसके अलावा और कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होता? होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, लेकिन अभी मैं इको ऑनर्स अंडर ग्रेड के लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे 4 मार्केट्स का डिस्कशन करते हैं। इन मार्केट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो आप कैसे डिफाइन करते थे? आप कहते थे परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है वेयर देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ध्यान सुनते रहेगा मेरी बात, मैंने क्या बोला? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज्यादा है। कहते मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स लेकिन बायर्स भी बहुत ज्यादा है। ओलिगोपोली में आप कहते हैं फ्यू सेलर्स लेकिन बायर्स यहाँ भी बहुत ज्यादा है। मोनोपोली में आप कहते हैं सिंगल सेलर लेकिन बायर्स यहाँ भी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट को जो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, मार्केट को जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वो नंबर ऑफ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, ना कि नंबर ऑफ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम कहते हैं वेयर इज अ सिंगल सेलर, एक ही है जी बेचने वाला। यहाँ पे हम कहते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे हम कहते हैं लार्ज, और यहाँ पे हम कह देते हैं फ्यू। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि अगर एक ही है तो ऑब्वियसली मोनोपोली है, दो है तो ओलिगोपोली है, तीन है तो ओलिगोपोली, चार तो ओलिगोपोली है। कहते हैं ऐसी कौन सी गिनती है कहां तक की डेफिनेशन फ्यू में आती है और कहां तक डेफिनेशन लार्ज में आती है। ऐसे कोई कट टू कट कोई नंबर नहीं है कि हाँ भाई 15 तक फ्यू है, 16 से लार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि हाँ भाई 70 तक फ्यू हो जाएगा, 71 से लार्ज है, ऐसा नहीं है। तो और भी फीचर्स हमको मार्केट के देखने पड़ेंगे, सिर्फ एक नंबर ऑफ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख सकते। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो ऐसा नहीं है कि सर 20 तक तो ओलिगोपोली है, 21 से मोनोपोलिस्टिक स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। तो हमें और फीचर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ऑडिट गाइस? अच्छा, मेरी एक बात समझना बहुत ध्यान से, देखो स्टार्टिंग चल रही है तो आप जब भी मोनोपोली पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस की खासियत है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके सिलेबस में मेरी दोनों फेवरेट रीडिंग लिस्ट लगी है, निकल्सन स्नाइडर एंड हॉल आर वेरिएंट। दोनों ही मेरी फेवरेट किताबें हैं, ठीक है। कहते फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये सेम किताब मैं पिछले लगभग, दिस इज द 18th ईयर, 2009 में पहला बैच मैंने लिया था, ठीक है। तो 2025 तक पूरे 17 साल हो गए, एंड
2026 इज द 18th ईयर जो मेरी टीचिंग इको ऑनर्स की अगर बात करूँ तो 18वां साल है मेरा जो स्टार्ट हुआ पढ़ाने में। तो इस किताब इन दोनों किताबों के एक एक शब्द एक एक पेज मुझे पता है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं इनको पढ़ने के लिए मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये मेरे ब्लड में है ना, तो इसलिए मेरी फेवरेट है ये वाली। तो और आपकी इंग्लिश वही लगी हुई है। मोनोपोली जब भी आप पढ़ेंगे तो क्या करेगा आपका ऑथर निकल्सन, चैप्टर नंबर 14 है बेसिकली, इस चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम द निकल्सन स्लाइड। तो मोनोपोली पढ़ाते समय वो बार बार क्या करेगा, इसको कंपेयर कराएगा किससे, परफेक्ट कंपटीशन में। इवन जो न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे उस न्यूमेरिकल में पार्ट 1 2 3 जब आएंगे तो उसमें पार्ट 1 मोनोपोली का होगा, तो हो सकता है कोई पार्ट आपसे परफेक्ट कंपटीशन का भी पूछ सकता है। कहते हैं क्या परफेक्ट कंपटीशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं। लेकिन निकोलसन स्नाइडर जो आपका ऑथर है उसका पढ़ाने का पैटर्न ही ऐसा है, वो जब भी मोनोपोली पढ़ाएगा वो उसको परफेक्ट कंपटीशन से रिलेट करता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है जी। तो परफेक्ट कंपटीशन को अगर मैं याद दिलाऊं आपको, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, अच्छा बताइए। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता था, कहते थे यहाँ पर होती थी जी एक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कह दीजिए या मार्केट कह दीजिए, एक ही बात है, और एक होती थी फर्म। इंडस्ट्री क्या करती थी, रफ में एक हल्का से याद करते हैं। इंडस्ट्री क्या करती थी, मार्केट डिमांड सप्लाई फोर्सेस की हेल्प से क्या करती थी, प्राइस को डिटरमाइन करती थी। ये आपका मार्केट सप्लाई है, ये मार्केट डिमांड है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आता था। हम कहते थे ईच फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर, सारी फर्म इस प्राइस को एक्सेप्ट करेगी। तो फर्म क्या करती थी, प्राइस को एक्सेप्ट करती थी, और यही जो फर्म के लिए यही जो प्राइस होता था, दिस प्राइस इज नथिंग बट द डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, सब कुछ इसका यही होता था। तो यहाँ पर हम कहते थे डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इन्फिनिट, है ना, इतना सबको याद है ना होपफुली। ये बहुत फंडामेंटल बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। देखिए तो उस किसी को ये बातें ना पता हो तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 में मार्केट डिलीट हो चुका था, आपको पढ़ाया नहीं गया। सेम 3 में परफेक्ट कंपटीशन ऐसा था नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मैं स्कूल से रिलेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्कूल से रिलेट कर रहा हूँ। लेकिन सेमेस्टर 3 में जो प्रोडक्शन कॉस्ट वाला यूनिट था उसके अंदर फंडामेंटल ये था सारा कुछ, अगर आपको याद हो तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ पे हम कहते थे इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर, इस तरीके से नाम दिया करते थे। तो डिमांड का वो फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल हुआ करता था। लेकिन जब ये सारी कहानी, मैं आऊंगा किसके लिए, मोनोपोलिस्ट के लिए। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, और फर्म को बोल देते मोनोपोलिस्ट, एक ही बात, ठीक है। मोनोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द फर्म इज सेड टू बी द मोनोपोलिस्ट। मैं टर्म यहाँ पे बोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो इंडस्ट्री बनती है या मार्केट बनती है, कैसे बनती है, सारी फर्म्स को एग्रीगेट कर देते हैं। सारी फर्म्स का मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, अगर मैं बोलूंगा लाइक कैलकुलेटर इंडस्ट्री, कैलकुलेटर बनाने वाली सारी फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैक्रो में जब हम बात करते हैं मार्केट, तो उसमें सारी आती है, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, कि भाई कैलकुलेटर बनाने वाली सारी फर्म्स आ जाओ, या ये माइक बनाने वाली सारी फर्म आ जाओ, या फिर ये ग्लास बनाने वाली सारी फर्म आ जाओ। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की हम बात करेंगे कि उसको बनाने वाली जितनी फर्म्स है उन सबको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री या मार्केट का नाम देंगे, राइट। अब मोनोपोली का मतलब ही क्या है, सिंगल सेलर। सुनते रहना ध्यान से, मोनोपोली का मतलब ही क्या है, सिंगल सेलर के था। तो मैं बोलता हूँ सारी फर्म्स आ जाओ भाई, सारी कितनी फर्म होगी, एक ही फर्म होगी। अगर एक से ज्यादा फर्म होगी उस कमोडिटी को बनाने के लिए, तो उस मार्केट का नेचर मोनोपोली तो कहलाएगा नहीं। उस मार्केट का नेचर मोनोपोली सिर्फ इसीलिए है ना कि उस कमोडिटी को बनाने वाली एक ही फर्म है। एम आई राइट। तो यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप फर्म बोलिए या आप इंडस्ट्री बोलिए, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज एग्रीगेशन ऑफ द फर्म इज सेड टू बी द इंडस्ट्री, एज देयर इज ओनली वन फर्म इन द इंडस्ट्री, तो फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात है। कहते ये बात समझ में आ गई। एक टर्म आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लिसन टू मी प्लीज, लॉ ऑफ डिमांड वो कहता है प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कहता है बिल्कुल होता है। यहां देखिए एक स्टेटमेंट लिखिए प्लीज, राइट डाउन अ स्टेटमेंट प्लीज। द डिमांड कर्व ऑफ
an industry is always downward sloping. The demand curve of an industry is always downward sloping. चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे ओलिगोपोली हो, चाहे कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो, डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसका? इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का। जैसे यहां पर भी आप इंडस्ट्री का देखोगे, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर लेती है और वो प्राइस फर्म कैरी ऑन करती है परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मोनोपोली के अंदर तो जो इंडस्ट्री है और जो फर्म है वो एक ही है। कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इंडस्ट्री का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो मोनोपोलिस्ट फर्म का डिमांड कर्व कोइंसाइड कर जाएगा उससे, बिकॉज कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। अभी तक क्या लिखा आपने? द डिमांड कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, full stop, as there is only one firm in monopoly market structure, as there is only one firm, as there is only one firm in monopoly market structure, comma, demand curve of industry and firm coincide. Demand curve of industry and firm coincide. Full stop. So a monopolist faces downward sloping demand curve. So a monopolist faces downward sloping demand curve. So a monopolist faces downward sloping demand curve. देखो, मेरे को बस आपको यही बताना था कि एक जो मोनोपोलिस्ट फर्म होती है उसका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बताया। ये हर इंडस्ट्री का डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, इसलिए जो इंडस्ट्री का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का वही मोनोपोलिस्ट का। आगे बात खत्म। ठीक है। तो देखिए, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। मैंने कहा लेट लेट द डिमांड कर्व बी। बेटा मैं लीनियर नॉन लीनियर दोनों ले सकता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। अभी वी आर स्टार्टिंग विद द लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है। मैंने बोला आपको प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। भाई प्राइस में और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ए और बी ऐसी कोफिशिएंट्स दोनों की डिग्री 1 1 है, तो उसका सीधा इंप्लीकेशन है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ लीनियर डिमांड कर्व। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट होने वाला है। बड़े न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट हिस्सा स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर। लुक एट दिस प्लीज प्लीज। इस डिमांड कर्व को अगर मैं डायग्रामेटिकली प्लॉट करूं, इफ क्वांटिटी इज जीरो प्राइस का इंटरसेप्ट ए लग जाएगा, एंड इफ प्राइस इज जीरो क्वांटिटी का इंटरसेप्ट ए अपॉन बी लग जाएगा। तो मैंने एक ऑर्डिनरी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया जी। इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट आपका क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइसेस दे रखे हैं आपको, यहाँ आपको क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। तो क्वांटिटी जीरो है तो ये प्राइस इंटरसेप्ट ए हो गया और ये आपका ए अपॉन बी हो। राइट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा। देखो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आने वाली है। भले ही हम पहला क्लास के अंदर कोई एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसका फंडामेंटल यहीं से बनता चला जाएगा। आज से पहले आप सब लोग क्या कहते हो कि किसी भी प्राइस को हम एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं, है ना? प्राइस बोलो एवरेज रेवेन्यू बोलो एक ही बात होता है। एक बात नहीं होती। अभी थोड़ी देर में आपको डिफरेंसेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा जी मेरे को टोटल रेवेन्यू बताइए क्या है। कहते टोटल रेवेन्यू क्या होता है? मैंने कहा जी प्राइस इनटू में क्वांटिटी होता है। कहता ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्राइस को रिप्लेस कर दिया ए माइनस बी क्यू से। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वेयर, और मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट इज व्हाट? ए माइनस टू बी क्यू, एंड इट इज नथिंग बट द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू। तो ये मेरे पास एम आर की इक्वेशन आई। ये मेरे पास एम आर की इक्वेशन है। राइट। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली बेटा। मैं यहाँ पे ना दो टर्म्स बोलूंगा। पहली टर्म है यूनिफॉर्म प्राइसिंग, दूसरी टर्म है डिस्क्रिमिनेशन। पहली टर्म सुन लीजिए क्या है?
यूनिफॉर्म प्राइसिंग, और दूसरी टर्म है डिस्क्रिमिनेशन। जब तक हम साइलेंट रहेंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, तो वी ऑलवेज अज्यूम यूनिफॉर्म प्राइसिंग। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। एक है यूनिफॉर्म प्राइसिंग, एक है डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। If the question is silent, if I am silent, if everything is silent, then we will always assume uniform pricing. कहते हैं यूनिफॉर्म प्राइसिंग क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म प्राइसिंग? जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैंने कहा भाई यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। मान लीजिए मैं मोनोपोलिस्ट हूँ, कोई कमोडिटी बेचता हूँ। आप में से तनीषा जी है, तनीषा जी मेरे पास आई, कहते सर अगर मैं एक प्रोडक्ट आपसे परचेज करूंगी तो आप कितना प्राइस चार्ज करोगे? मैंने कहा 10 रुपीज पर यूनिट। 10 रुपीज पर यूनिट। तो अगर आप खरीदोगे तो मेरे पास रेवेन्यू 10 रुपये आएगा। कैसे अगर मैं दो लूंगी तो क्या करोगे? मैं अगर आप दो लोगे तो आई विल चार्ज 9 रुपीज पर यूनिट, बिकॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की बात हो रही है। तो मैं कहता 9 रुपीज ईच लगा लूंगा, तो मेरे पास रेवेन्यू 18 का आएगा। आप तनिषा कहते सर अगर मैं तीन लूंगी, तो मैंने कहा चल यार मैं 8 रुपीज ईच लगा लूंगा, तो मेरा रेवेन्यू कितना है? 24 का आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपने कहा चार लूंगी, मैंने कहा 7 रुपए यूनिट, 7 रुपीज ईच लगाऊंगा, तो रेवेन्यू इज 28। अगर आपने मेरे से 3 यूनिट खरीदे तो मेरे पास 24 रुपए आए। इसके अंदर आपने जो मेरे को प्राइस दिया वो दिया 8 रुपीज पर यूनिट। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है, एक सेकंड में। अगर आप इस तरीके से देखते हैं, दिस इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म प्राइसिंग। ध्यान सुनिएगा, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत अलग अलग तरीके का होता है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहूँ यूनिफॉर्म के अंदर ही, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आउटपुट आपने सेल किया तो आपको 10 रुपये मिले। सेकंड से कितने मिले? एडिशनल 8। एडिशनल इज 8 ना। देर आफ्टर एडिशनल 6, देर आफ्टर एडिशनल इज 4। साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप देखो फर्स्ट आउटपुट के लिए छोड़ दो, फोर्थ के लिए प्राइस इज 7 एंड MR इज 4। प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है। पहले आउटपुट को छोड़ दो, अदरवाइज प्राइस जो होता है यहाँ पे, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। एक रिजल्ट ये निकल गया है। फर्स्ट आउटपुट की बात हम कर नहीं रहे। दूसरी बात, यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, वो कैसे कर रहे हो? प्राइस मल्टीप्लाई में आउटपुट, तो बिल्कुल कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई में आउटपुट कर रहे हो, कहते बिल्कुल ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? कहते हैं जी टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई आउटपुट को हम टोटल एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। टीआर क्या है? प्राइस मल्टीप्लाई में आउटपुट अपॉन में दिस। ये कैंसिल हुआ तो ये प्राइस आ गया। तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो मैं प्राइस लिखूं या एवरेज रेवेन्यू लिखूं, एक ही बात। मैं प्राइस लिखूं या एवरेज रेवेन्यू लिखूं, एक ही बात होती है। इसमें कोई डाउट नहीं। ये है सारी कहानी किसकी? यूनिफॉर्म प्राइसिंग की। ये सारी कहानी किसकी है जी? यूनिफॉर्म प्राइसिंग की कहानी। नाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे, रोनित साहब आपका हैंड रेज्ड है, आप सवाल कर सकते हैं प्लीज। तो जब हमने पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, हाँ उसमें जी। हमने जब ये लाइन पढ़ी थी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है इसीलिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग है, तो हमारी वहाँ पे वो कंडीशन निकल वहां गई कि यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइसिंग का अलग मतलब होता था। वहां यूनिफॉर्म प्राइस हम ये कहते थे कि जितनी भी फार्म्स हैं वो सब सेम प्राइस रखेगी, उस कंसेप्ट को यूनिफॉर्म प्राइसिंग बोलते थे। यहां पर यूनिफॉर्म प्राइसिंग का मतलब है कि अगर आप तीन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो सबका प्राइस 8 रुपीज ईच है। इसको यूनिफॉर्म प्राइस बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो एक मिनट में आपको समझ में आने वाला, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सर, और सर एक बार एक और बता दे, मेरा कहीं शायद ध्यान चला गया था कि आप ना पहले जब स्टार्टिंग में बता रहे थे कि जब आप डिस्क्राइब ही कर रहे थे यूनिफॉर्म प्राइसिंग और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में, तो आपने कहा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो तो हम वी विल यूनिफॉर्म कंसीडर प्राइसिंग अज्यूम यूनिफॉर्म करेंगे। प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस। ओके। ओके। नाउ वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, आप में से प्लीज कुछ लोग कैमरास ओपन करिए। इट्स ऐसा मजा नहीं आता पढ़ाना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज ओपन वेब कैम्स, डू इट वेरी फास्ट।
थैंक यू अदीश्री। प्लीज ओपन वेबकैम्स यार। कशिश, आशा, महेश, अवनीश, आस्था, रिया, प्राची, आर्यन, योग, हर्षिता, सबके नाम ले दिए मैंने। ऑल। थैंक यू सुहानी, जल्दी से कैमरा ओपन करिए प्लीज। तो जी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। ये टॉपिक बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर में समझाना है, इसलिए मैं लिख दिया। या इसको हम कभी कभार परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, आप खुद सोचना हाँ ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए मैं ये कंपनी के, ये कौन सी कंपनी है, लुई विटॉन। मैं एलवी के आउटलेट पे गया, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे को ना एक क्वांटिटी खरीद। कहता ओके। मैं कितने का है ये ट्रैक सूट जो है, कितने रुपए का है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा सर ये 20,000 रुपीज का है। मैं ठीक है जी। अगर मैं एक खरीदूंगा तो उसने मेरे को कहा सर 20,000 का है। तो फ्रॉम द स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टोर खोल के बैठा है, उसके पास रेवेन्यू कितनी आएंगे, 20,000। कैसे होगा। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा दो लूंगा तो। कहता सर 20,000 है, जितने मर्जी लो, एक लो, दो लो, तीन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं ओके। मैंने उसकी बिलिंग करा ली। जैसे बिलिंग कराई, 20,000 रुपये ने उसको दिए, मुझे उसने एक वाउचर दे दी। उस वाउचर पे लिखा था यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 ऑन द नेक्स्ट परचेज। यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 ऑन द नेक्स्ट परचेज। मैंने कहा तो इसी भाई इसी बिल में 5,000 कम कर दो। कहते सर इंग्लिश आती है। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आती है। कि तो उसमें लिखा है नेक्स्ट परचेज, तो व्हेन यू विल परचेज नेक्स्ट यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 5,000। ओके। मैं कहा काम कर भाई, तू मेरे को इसमें ब्लू कलर भी दे दे। मैंने दूसरा लिया उससे। दूसरे वाला, हमारे पे तो 20,000 ही है। जो दूसरे वाला मुझे मिलेगा वो कितने मिलेगा, 15,000 में पड़ेगा। 5,000 डिस्काउंट कूपन लग जाएगा जो वाउचर दिए। तो सेकंड वाला मुझे कितने का पड़ा, 15,000 का। तो मैंने उसे कितने रुपए दिए, 20 पहले दे चुका हूँ, 15,000 और दिए मैंने। तो टोटल उसका रेवेन्यू कितना हुआ, 35,000। उसने मुझे 15,000 ईच नहीं दिया। अगर मैंने से दो यूनिट परचेज करे हैं तो इट इज नॉट 15,000 ईच। पहला अलग बिका 20,000 रुपए का, दूसरा अलग बिका 15,000 रुपए का। इट इज नॉट 15,000 इंटू टू, ये ऐसे नहीं आया है। पहला यूनिट अलग प्राइस पे बिका 20,000 का, सेकेंड यूनिट अलग प्राइस पे बिका 15,000 का। इट इज नॉट यूनिफॉर्म प्राइसिंग। समझ में आई दोस्त आपको मेरी बात। जबकि यहाँ पे जब उसने कहा था कि सर मैं दो ले लूंगी तो क्या करोगे, मैंने कहा 9 रुपीज ईच लगा लूंगा, मल्टीप्लाई करके 18 रुपया आया। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, 15,000 ईच नहीं है। पहले का प्राइस 20,000 है, दूसरे का प्राइस 15,000। इट्स नॉट 15,000 ईच। दोनों यूनिट्स अलग अलग प्राइस पर बिके हैं। दिस इज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये बहुत डिटेल में होता है कि प्राइस कैसे आता है, रिजर्वेशन प्राइसेस, ये वो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बस मीनिंग बताना चाह रहा हूँ कि जब यूनिफॉर्म प्राइसिंग और नॉट यूनिफॉर्म प्राइसिंग की अलग अलग वेराइटीज आएंगी, तो उसमें से एक वेराइटी है ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 15,000 ईच नहीं है, सेकेंड यूनिट 15,000 की बिकेगी। सेकेंड यूनिट 15,000 की बिकेगी। गेटिंग माई पॉइंट गाइस। अगला खरीदने के लिए यहाँ पे क्या होता था, अगर आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने 1 से 2 किया और आपने बोला 9 रुपीज ईच, तो फर्स्ट वाले का प्राइस भी एक तरीके से 9 लगा आपको, दो यूनिट बिके 9 रुपीज ईच। लेकिन यहाँ पे जब सेकंड खरीद रहे हो तो सिर्फ सेकंड वाला सामान सस्ता मिला है, फर्स्ट वाला तो अलग 20,000। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो इस डेटा को अगर मैं थोड़ा सा रिफाइन करूं यहाँ से कंपेयर करने के लिए, मैंने कहा क्वांटिटी प्राइस। मैंने कहा भैया पहला चाहिए,
कहता 10 रुपए का रेवेन्यू, फॉर्म का 10 रुपए। मैं दूसरा दो लू तो कहता है 9 रुपीज ईच नहीं है, सिर्फ दूसरे वाला मैं तेरे को 9 रुपए में दे सकता हूं। दूसरे वाला 9 का मिलेगा तो योर रेवेन्यू विल बी 10 + 9, 19, नॉट 9 × 2। प्राइस कम किया है लेकिन सिर्फ सेकंड वाले के लिए किया, फर्स्ट वाले के लिए नहीं किया। अगर फर्स्ट वाले के लिए भी कर देगा तो क्या लग जाएगा, यूनिफॉर्म प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आई एम आस्किंग यू, यू ऑल हैव परमिशन टू स्पीक, प्लीज लेट मी नो। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर सर। यस सर। यस सर। मैंने कहा भाई तीसरा लूंगा तो सुहानी जी, योर हैंड इज रेज, यू कैन आस्क योर क्वेरी प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज से सुहानी कंसल। बोल बेटा। यस सर। सर ये वाला जो केस है डिस्क्रिमिनेशन वाला, फिर इसमें हमारा टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लाइक यूनिफॉर्म ऐसे प्राइसिंग। ऐसे ये हाँ, नहीं ऐसे नहीं निकलता। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज नो मोर टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे अलग तरीके से निकालेंगे। अभी जब टोटल रेवेन्यू का बना के दिखाऊंगा तो वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज करके टीआर निकाला जाएगा। अभी वेट थोड़ा सा करिए। ओके ओके, ठीक, थैंक यू सर। अब थोड़ा सा वेट करिए। मैंने कहा भाई 3 लूंगा तो कहता 8 रुपए, बट ईच नहीं है, सिर्फ तीसरा कमोडिटी तेरे को 8 रुपए का दे सकता हूँ मैं। तू सोचे ईच है, नहीं ईच नहीं है। तो योर टोटल रेवेन्यू 27। मैं 4 लूंगा तो कहते 7 रुपीज, सिर्फ फोर्थ का, ईच नहीं है, तो इट विल बी लाइक 34। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? और यहां से अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालूंगा तो इट विल बी 10, 9, 8, 7। In this scenario, if you will notice that your price and marginal revenue will coincide. Your price is equals to marginal revenue, जबकि यूनिफॉर्म प्राइसिंग में प्राइस बड़ा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज नॉट ट्रू। अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और आप कहते हो एवरेज रेवेन्यू कैसे आता है, आप कहते हो एवरेज रेवेन्यू आता है TR/Q, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज, लेट्स कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू। मैं कहता हूँ 4 यूनिट पर एवरेज यूनिट के लिए 34 ÷ 4, ये आएगा ना, दिस इज एवरेज रेवेन्यू। क्या ये 7 है? नहीं, ये 7 नहीं। क्या 27 ÷ 3 8 आता है? नहीं आता है, नहीं आता है। क्या 19 ÷ 2 9 आता है? नहीं आता है। तो प्राइस प्राइस होता है, प्राइस प्राइस होता है, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर नहीं। समझ में आती है कि नहीं? खाली फर्स्ट को मत कह रहा सर, देखो यहाँ पे तो आ रहा है फर्स्ट आउटपुट पे आ रहा है, आप इन एग्रीगेशन सब पे चेक करें। ये वहां तक की बात सबको समझ में आती है जी? यूनिफॉर्म प्राइसिंग में ये रूल्स लगते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग बहुत तरीके की होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ओई टैरिफ प्लान, ऑप्टिमल टैरिफ प्लान, ठीक है, बहुत तरीके की प्राइसिंग होती है। अभी मैं बाकी प्राइसिंग का जिक्र नहीं किया, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि अगर यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होगी तो ये रूल्स अप्लाई होने बंद हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट कुछ रूल्स है। और गाइस वापस से आ रहा हूं मैं अपने पुरानी स्लाइड के ऊपर। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने यूनिफॉर्म प्राइसिंग एज्यूम कर लिया कि आपका रेवेन्यू कितना होगा, जितनी क्वांटिटी बिक रही है मल्टीप्लाई में प्राइस। तो जैसे ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है बेटा, यूनिफॉर्म प्राइसिंग। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिखोगे TR इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसका मतलब आपने अज्यूम कर लिया है क्या, यूनिफॉर्म प्राइसिंग की अजम्पशन आपने कैरी कर लिया। कैसा? बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली
In case of uniform pricing, we know this thing that एवरेज रेवेन्यू या प्राइस एक ही बात होती है ना। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइसिंग, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही बात होती है। इसलिए ये जो आपका डिमांड कर्व है, यही आपकी प्राइस है। या प्राइस नहीं भी बोलते तो आप इसको एटलीस्ट एवरेज रेवेन्यू कर्व बोल सकते हो। यही आपका AR। ध्यान सुनना आप मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। अगर ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसको मैं डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहूँ, इफ क्वांटिटी इज जीरो देन MR इज A। मतलब वर्टिकल इंटरसेप्ट तो MR का भी A रहेगा। बट इफ MR इज जीरो देन क्वांटिटी इज A अपॉन 2B। मतलब इस इंटरसेप्ट का ये आधा है, इस इंटरसेप्ट का ये आधा है, ठीक है। A अपॉन B का हाफ है। तो ये जो है इसका हाफ हमने मार्क कर दिया है। तो ये दिस इज योर marginal revenue curve with the intercept of A upon 2B। इसीलिए यहाँ पे जो हमने लिखा था, देखें ध्यान से, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन। मैंने क्या लिखा था, यूनिफॉर्म प्राइसिंग, प्राइस बड़ा होता है MR से। आप चेक भी कर सकते हैं इस पर, इफ दिस इज द आउटपुट लेवल Q1, Q2, Q3, कहीं पर चेक करिए, इस गिवन आउटपुट पे MR हमेशा छोटा है, प्राइस ज्यादा है। MR छोटा है, प्राइस ज्यादा है। MR छोटा है, MR तो बल्कि नेगेटिव है यहाँ पे, प्राइस ज्यादा, मतलब हमेशा प्राइस ज्यादा होता है MR से। अच्छा, यहाँ पर एक कंपैरिजन हमें और करना है स्लोप को लेकर के, कि यहाँ पे मैं प्राइस लिखूं या फिर मैं एवरेज वैल्यू लिखूं, बात एक ही होती। अभी हम पढ़ के आए हैं, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइसिंग प्राइस और AR सेम होता है। तो मैं AR लिखूं या प्राइस लिखूं, एक ही बात होती है। और प्राइस है तो ऑब्वियसली दिस इज द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व बोलो, AR बोलो, वन एंड द सेम थिंग, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लुक एट द स्क्रीन, मैं इस फंक्शन की स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूँ। स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सबसे इजीएस्ट तरीका यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, मैंने कहा यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ AR है, तो स्लोप क्या होगी, चेंज इन AR ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। ये तो स्लोप होगी। इसकी स्लोप अगर निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो व्हाट विल गेट, -B। अरे चेंज इन AR ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी क्या आएगा यहाँ पे, -B नहीं आएगा क्या। तो यहाँ पे स्लोप निकाली मैंने, स्लोप ऑफ AR इज व्हाट, -B। माइनस पर इसलिए कि फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सिमिलरली MR बनाऊंगा तो यहाँ पे आप MR लिखोगे, यहाँ क्वांटिटी लिखोगे, तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगी, चेंज इन MR ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी इज व्हाट, -2B। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ MR लिखूंगा, स्लोप ऑफ MR लिखूंगा, इट विल बी -2, राइट। दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि MR की जो स्लोप होती है, MR की जो स्लोप होती है वो AR की स्लोप से डबल होती है। MR की जो स्लोप होती है वो AR की स्लोप से डबल होती है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ MR इज इक्वल्स टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR। कंडीशन अप्लाई, दो कंडीशन अप्लाइड है। ये जो बादलों में रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट की दो कंडीशंस है, दो अजम्पशंस है। जब तक वो अजम्पशन आप कैरी नहीं करोगे, ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली जो अभी आप पढ़कर आए हो, यूनिफॉर्म प्राइसिंग। दूसरा, लीनियर डिमांड कर्व। यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड लीनियर डिमांड कर्व। यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड लीनियर डिमांड, इसको समझना। अगर इन दोनों में से एक भी अजम्पशन आपने छोड़ी, अगर इन दोनों में से एक भी अजम्पशन आपने छोड़ी, तो ये जो रिलेशनशिप है ये एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये डेटा हमने लिखा है लेफ्ट में, यूनिफॉर्म प्राइसिंग का है। यहाँ पे प्राइस कितना गिरा, मतलब AR कितना गिरा, एक, कितना गिरा, एक, कितना गिरा, एक। MR कितना गिरा, दो, कितना गिरा, दो, कितना गिरा, दो। यानी जिस रेट से AR गिर रहा है उसके डबल रेट से MR गिर रहा है। जिस रेट से AR गिर रहा है, एक 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 करके MR दो दो करके गिर रहा है ना, MR की जो स्लोप है वो डबल होगी किसके, AR की स्लोप से, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्राइसिंग था। लेकिन जैसे ही आपने यूनिफॉर्म प्राइसिंग का कंसेप्ट छोड़ा, जैसे ही आपने यूनिफॉर्म प्राइसिंग कंसेप्ट छोड़ा,
भाई यहाँ पे तो प्राइस भी एक एक करके गिर रहा है, एमआर भी। तो बेसिकली यहाँ पे तो प्राइस और एमआर कर्व कोइंसाइड कर गए ना भाई। प्राइस और एमआर कर्व कोइंसाइड करके कहाँ कर गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने यूनिफॉर्मनेस छोड़ी, तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये एग्जिस्ट करना बंद कर। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब मैं यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डिमांड कर्व ड्रॉ करूंगा, मैं कहा भाई ये डिमांड कर्व है, तो यही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यही मेरा प्राइस है। जैसे यहाँ पर भी आप इसको प्राइस, चलो प्राइस नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से इसको ए आर मत लिख देना। इट इज नॉट ए आर, इट इज नो मोर ए आर। ये ऊपर ए आर है, कि प्राइस और ए आर सेम होता है। यहाँ पे प्राइस और ए आर अलग अलग चीज है। लिख देता हूँ आपको यहाँ दिलाने के लिए, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये नहीं है भाई, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। प्राइस प्राइस होता है, ए आर नहीं हो। ली माय पॉइंट गाइस? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा जी यहाँ से। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप प्लीज मुझसे पूछिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा। अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में तब आएगा जब ये दो अजम्पशन कैरी करेंगे। अभी आपने सीखा कि अगर आपने यूनिफॉर्म प्राइसिंग की ये अजम्पशन छोड़ी, यूनिफॉर्म प्राइसिंग की अजम्पशन छोड़ी, तो ये रिलेशनशिप काम करना बंद कर जाएगा। अब हमें सीखना है कि अगर हम लीनियर डिमांड कर्व के assumption छोड़ देंगे, अगर हम लीनियर डिमांड कर्व के assumption छोड़ देंगे, तो उस सिनेरियो में क्या हो, राइट? उससे पहले हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो जी कहानी क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन एम आर, ए आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जी कहानी क्या कहती है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे लिखा, ऑब्वियसली आपने क्या एज्यूम कर लिया? यूनिफॉर्म प्राइसिंग के assumption कैरी कर लिए। अच्छा, प्राइस इलास्टिक डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है? बचपन पढ़ा था ना आपने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू विद नेगेटिव साइन, पढ़ा था ना? मैं इसी को डेल्टा ना लिख के डी लिख देता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, चलेगा? तो मैंने इसको क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू में इनिशियल प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। चलते हैं अपनी कहानी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। मैंने सब रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिफरेंशिएट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी अपॉन डी क्यू ऑफ टी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी क्यू ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से मैंने प्राइस को कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद वन प्लस क्यू अपॉन पी इंटू में डी पी अपॉन में डी। आप मेरी नजरों से देखेंगे, dp अपॉन dq ये उसका उल्टा है, q अपॉन p उसका उल्टा है। बेसिकली ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और माइनस की कमी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? प्राइस इंटू में वन प्लस वन अपॉन माइनस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिजल्ट निकल के मेरे पास क्या आया? एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस वन माइनस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप ये भी लिख सकता हूँ। और ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्राइस इंटू क्वान्टिटी आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने यूनिफॉर्म प्राइसिंग के assumption ले रखी है। तो मैं इसको एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू में वन माइनस वन अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड भी लिख सकता हूँ। ये रिलेशन सबको समझ में आ गया जी? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज हैंड रेस करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।
चीजें बहुत टेक्निकल होती चली जाएंगी। मतलब आज की क्लास खत्म होते 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 बिल्कुल आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ भाई सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन एंड यू गाइस हैव परमिशन टू स्पीक। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। ओनली टू रिप्लाईज। व्हाट अबाउट एल्स? Yes, हाँ जी, sir. बाकी लोग का यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। Thank you. आगे का देखिए। बचपन में आपने पढ़ा था पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बचपन बचपन स्टैंड फॉर 11th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहते इसमें क्या होता था, जैसे मान लो हमारे पास एक लीनियर डिमांड कर्व, याद दिलाया तो आपको याद आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक लीनियर डिमांड कर्व, ये नॉन लीनियर पे भी लग सकता है, फिलहाल हम लीनियर की बात करें। लेट सपोज वी हैव अ लीनियर डिमांड कर्व। यहाँ पे आपके पास प्राइसेस लिखे हैं, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है। कहते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। इसकी डेरिवेशंस भी होती है, लेकिन पुराने सेमेस्टर्स में कभी करी होगी तो करी होगी आप लोगों ने। सपोज करो आपको आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है। कहते हैं ये पॉइंट है ए, कहते हैं यहाँ पर कितनी इलास्टिसिटी है, तो लोअर सेगमेंट होगी आपकी ये, मान लो इसका पूरा नाम ए बी है। तो यहाँ पर इस एरिया में इलास्टिसिटी क्या होगी, ये लेंथ क्या है ए बी, ये डिस्टेंस क्या है ए ए। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट ए बी अपॉन में ए ए, दैट इज सेड टू द प्राइस इलास्टिसिटी। मैं एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स मार्क करूँ, ध्यान से देखिए। मैंने जानबूझ के ये जो पॉइंट मार्क किया है, दिस इज द मिड पॉइंट। मैंने कह रहा हूं मैं दिस इज द मिड पॉइंट, नाम दिया ए बी सी, सी इज द मिड पॉइंट। मैं मेंशन कर देता हूं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक्शन ए बी। यहाँ पे कोई और पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी मार्क कर दो, आपकी मर्जी है। नॉट नेसेसरी कि इसके मिड में करना, आप यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कहीं भी, यहाँ कर दो, कहीं भी कर दो। मैंने ऐसे रैंडमली यहाँ कर दिया, मैं डी पॉइंट है और ये एक एफ पॉइंट है। ठीक है, लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स। अगर मैं बात करूं प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट ई है, इन 5 पॉइंट्स मुझे प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी निकालनी है वहीं पे क्या लगाना है, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट अपॉन में लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। तो ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द लोअर सेगमेंट ए बी, ऊपर क्या है इसके, क्या तो कुछ भी नहीं है, ए बी अपॉन 0, आंसर इज इन्फिनिटी। इस बी पर देखूंगा तो लोअर सेगमेंट में क्या है 0, यहाँ पे क्या निकलेगा 0 अपॉन में ए बी, आंसर इज 0। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो है इन्फिनिटी, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो है 0। हमने कहा सी पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे क्या आएगा जी, लोअर सेगमेंट क्या है ये सी बी, अपर सेगमेंट क्या है ए सी, तो सी बी अपॉन ए सी, आंसर इज 1, क्योंकि हमने खुद ही बोला है ये मिड पॉइंट है। भूमि जी आपका हैंड रेज्ड है बेटा, बट कैमरा ओपन नहीं है तो इसलिए आपसे बात नहीं कर पाऊंगा बच्चे, अपना कैमरा ओपन करके बात कर सकते हैं।
तो लोअर सेगमेंट इज सी बी एंड अपर सेगमेंट इज ए सी, तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 आ गई। डी पॉइंट पे बात करूंगा, लोअर सेगमेंट इज व्हाट, डी बी, अपर सेगमेंट इज ए डी, तो ये हो गया डी बी अपॉन में ए डी। खुद सोच के बताना, डीबी बड़ा है, कहता है यस, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो आंसर इज ग्रेटर देन 1। और एफ पर मेजर करूंगा तो एफ बी अपॉन में ए एफ, एफ बी अपॉन में ए एफ, इट इज लेस देन 1। एग्जैक्टली सी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी आपकी 1 है, इस पूरी रेंज में आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और इस पूरी रेंज में आपकी प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। हर पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी आपकी बदलती जा रही है। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या, अलोंग आ लीनियर डिमांड कर्व, अगर मेरे डिमांड कर्व को स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, हर पॉइंट पे उसकी प्राइस इलास्टिसिटी बदलती जा रही है, लेकिन इसकी स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर क्या है, लीनियर डिमांड कर्व अगर होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफरेंट at every point, but slope is same at every point। मतलब स्लोप बेसिकली कांस्टेंट है, लीनियर फंक्शन स्लोप कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई। अलोंग अ लीनियर डिमांड का, अगर कोई लीनियर डिमांड कर्व होता है, उसके हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिक डिमांड बदलती जा रही है, लेकिन उसकी स्लोप कांस्टेंट रहती है। ये बात सबको याद रहेगी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का से। Now look at the screens, important area. Now look at the screens, please. Important area, very very important area. मैंने कहा भाई ये मेरा एक डिमांड कर्व है, कहता ओके, ये इसका मिड पॉइंट है, अज्यूम किया यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है। बहुत सारे हैं, हमको 2 ही पॉइंट चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड कर्व कह लो, ए आर कर्व कह लो, एक ही बात है। ये रिलेशनशिप देखो अभी हमने डिराइव की थी ना, ये वाली, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू 1 - 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी, करी थी नहीं करी थी। इस रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू में 1 - 1 अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीबडी। ए आर की वैल्यू ये है जो यहाँ पे गिवन है, ए आर कर्व है ये। मैंने बोला इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 1, अगर मेरी प्राइस इलास्टिसिटी 1 है तो ये 1 हो गया, तो 1 - 1 इज 0, तो ए आर इंटू 0 इज 0। तो एम आर की वैल्यू क्या आ गई, रिजल्ट निकल के आया, एम आर इज 0, राइट। यानी जिस समय प्राइस इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है, उस समय मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 0 होता है। यानी जिस समय प्राइस इलास्टिसिटी 1 है, कॉरस्पॉन्डिंगली जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो 0 है। ये बात सबको समझ में आई। दूसरा, अगर मैं बोलूं इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इंफिनिटी, तो आपने इन्फिनिटी लगा दिया, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है जी, 0 होता है ये। 1 - 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इन दैट सिनेरियो एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, एम आर कर्व और ए आर कर्व आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो जिस समय प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी है, इस समय पर एम आर और ए आर कर्व कोइंसाइड करेंगे। तो ए आर की वैल्यू ये वैल्यू है, तो एम आर भी ये हो जाएगा। तो एम आर का एक पॉइंट ये आ गया, एम आर का एक पॉइंट ये आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनेगा, राइट। ध्यान से देखिए, इसके मिड पॉइंट पर ये 0 है, और जब इन्फिनिटी इलास्टिसिटी है तो दोनों कोइंसाइड करें। जब हमने इक्वेशन से प्लॉट किया था, अगर आपको याद हो, तो भी देखो यही हुआ था, दोनों का वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम था, और इसके मिड पॉइंट से, यानी ये इसका मिड पॉइंट था, यहां से गुजर रहा था।
ये बात सबको समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? अब बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया, कहते जी एमआर कर्व ऐसे बनता है, कहते ओके। फिर सुन लो, जब जब इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है, एमआर कर्व क्या होता है? 0 होता है। याद रहेगी ना वैल्यू? नाउ द इंपॉर्टेंट एरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए सारी कहानी रची गई है ये। इफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सब जानते ना इतना? जब प्राइस इलास्टिसिटी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से बनता है ये। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, देन टोटल देन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैंने कहा भाई ये मेरा डिमांड कर्व है, दिस इज द डिमांड कर्व, ओके, और यू कैन से दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। एक ही बात है। तो ए आर नहीं लिखता, डिमांड को लिख देता हूँ। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है, एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, राइट? एवरीवेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ही क्या होता है? द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सबको पता है ना बात इतनी? अगर प्राइस इलास्टिसिटी 1 है तो एमआर कितना होता है? 0। तो यहां पर भी एमआर 0, यहां पर भी एमआर 0, यहां पर भी एमआर 0, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एमआर 0, इसके कोरस्पॉन्डिंगली एमआर 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग एमआर 0। तो ये सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करूंगा तो माई एमआर कर्व इज नथिंग बट दी एक्स एक्सिस। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। बिकॉज on the rectangular hyperbola, at any point, the price elasticity is equal to 1. And we know this thing very well. Whenever the price elasticity is equal to 1, MR is 0. तो यहाँ पे MR कर्व जो हर जगह 0 है, MR कर्व coincide with the x-axis, right? Now think about that relation. वो relation क्या था? कि MR की जो स्लोप होती है वो डबल होती है AR की स्लोप से। दिस इज योर AR कर्व ना। एमआर की स्लोप डबल होती एआर से, क्या वो यहां पर अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने एक अजम्पशन छोड़ दी। कौन सी अजम्पशन छोड़ दी? लीनियर डिमांड कर। आपने एक अजम्पशन यहां पे छोड़ दी है। कौन सी अजम्पशन छोड़ दी है जी? लीनियर डिमांड कर्व की अजम्पशन आपने छोड़ दी है। इस वजह से यहां पे आपका एमआर की जो स्लोप है वो एआर की स्लोप से डबल नहीं है। होपफुल इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम है, बट स्लोप इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। बट स्लोप इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। आप खासियत समझना, अगर डिमांड कर्व लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। इफ डिमांड कर्व इज लीनियर, अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, उसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम रहती है और इलास्टिसिटी बदलती जा रही है हर पॉइंट पे। लेकिन अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो उसके हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम रहती है और स्लोप बदलती जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पर वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा? हाँ जी प्लीज, यू कैन स्पीक। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा? that MR MR is twice स्लोप of ऑफ AR. एमआर इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर। क्यों एस्टैब्लिश नहीं हो रहा? कौन सी अजम्पशन छोड़ दी? लीनियर डिमांड कर्व की अजम्पशन आपने छोड़ दी। इसलिए मैंने कहा था कि आप ये जो रिलेशनशिप यहाँ लिख रहे हो बातों के बीच में, ये दोनों अजम्पशन एक साथ कैरी करनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म प्राइसिंग भी होनी चाहिए, लीनियर डिमांड कर्व भी होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी अजम्पशन छोड़ोगे तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा।
ये रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट होना बंद हो जाएगा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई तो प्लीज बता दीजिए। हाँ जी, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। की बात? यस सर। चलिए जी, ये फंडामेंटल एक बात हमने सीखी। राइट ऑन द हेडिंग प्लीज, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। बेटा देखिए, आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे अनटिल अनलेस मैं आपसे कुछ पूछूं ना तो आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है? आपसे मैं नाम लूंगा तो भी आप बता दें। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। मैं फिर याद दिला दूं, अगर मैं साइलेंट हूं देन वी हैव टू कंसीडर यूनिफॉर्म प्राइसिंग। जब भी मैं साइलेंट रहूंगा तो वी विल कंसीडर यूनिफॉर्म प्राइसिंग, ठीक है? तो जब तक स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक नहीं आएगा तब तक हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे जी? यूनिफॉर्म प्राइसिंग एज्यूम करेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज ओपन ए वेबकैम्स यार। अब तो सबको समझ में आ रहा है, कैमरा ओपन करिए प्लीज। जिसको समझ में आ रहा है अच्छा वो लोग कैमरा ओपन करिए। आई एम वेटिंग गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एवरीबॉडी प्लीज ओपन ए वेबकैम्स। थैंक यू। देखिए, हमको देखना है कि एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो कैसे डिसाइड करती है कि मेरे को क्या प्राइस पर बेचना है, कितना आउटपुट मेरे को बेचना है। ये सारे डिसीजंस उसको लेने हैं। कोई भी फर्म हो, चाहे वो काफी कॉम्पिटिटिव फर्म हो, चाहे मोनोपोलिस्ट हो, चाहे ओलिगोपोली, एनी प्रोड्यूसर इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स। एनी प्रोड्यूसर इज वर्किंग फॉर दी प्रॉफिट्स। तो ये सारी फर्म्स के जो ऑब्जेक्टिव है वो अल्टीमेटली क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एवरी फर्म इज वर्किंग फॉर द प्रॉफिट्स ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्रो में पाई इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैथ्स में इसकी 22/7 3.14 वैल्यू होती है। तो पाई के अलग अलग रूप है। हमारे लिए यहाँ पे पाई का मतलब प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स क्या होता है जी? कहते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। आपको क्या डिसाइड करना है? कितना आउटपुट बेचूं, किस प्राइस पर बेचूं। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो फर्स्ट और डेरिवेटिव आ गया मेरे पास। देखना बच्चे बहुत ध्यान से प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एम आर। मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ टी आर। पर स्लोप ऑफ टी आर ही क्या होती है? एम आर होती है। तो मैं डायरेक्टली एम आर भी लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया एम आर। यहाँ पे क्या होता है? एम सी। पुट फर्स्ट और डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। But first order derivative is equal to zero. What I'll get? MR is equals to MC, right? बट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमने क्या, दिस इज योर डी पाई बाय डी क्यू ना। तो डी स्क्वेयर पाई अपॉन में डी क्यू स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट किया जी हमने इस फंक्शन को। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन। तो डी अपॉन डी क्यू ऑफ एम आर माइनस डी अपॉन डी क्यू ऑफ एम सी। This will get the slope of MR and this is the slope of MC. For maximization of profits, अगर आपको profit maximize करने हैं, for maximization of profits, your second order derivative must be negative. For maximization of profits, your second order derivative must be negative, right? Your second order derivative first be negative. और नेगेटिव कब होगा? जब MC की स्लोप बड़ी होनी चाहिए किससे? MR की स्लोप से। तभी तो अगर आपको इसे नेगेटिव बनाना है तो ये नेगेटिव वाली चीज बड़ी होनी चाहिए ना। दैट इज स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ
एम आर। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कभी परेशान नहीं होगे, अगर नहीं सुनोगे तो हमेशा परेशान होगे। तो ये दो कंडीशंस मेरे पास निकल के आ गई है, दीज टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है जी? हाँ जी, एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? एम सी की स्लोप बड़ी होनी चाहिए एम आर की स्लोप से। ये दो कंडीशन पे मोनोपोलिस्ट अपने आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। लिसन टू मी, निकल्सन एंड स्नाइडर की खासियत है, मैंने क्या बोला था, वो हमेशा इसको पढ़ाते समय क्या करेगा? परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करवाएगा। सब कुछ परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर कराएगा। अगर मैं इसका कंपैरिजन लिखता, मैंने कहा जी कंपैरिजन करना है हमें, हमने कहा जी प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। वो क्या करेगा? वो इसी को पूरा कॉपी पेस्ट करेगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, बस एक चीज वो बोलेगा। देखो मैंने एज इज कॉपी पेस्ट कर दिया, विजिबल है ना सबको? फोन जहां छोटा तो विजिबल है। यस सर। वो बस एक बात बोलेगा, इन परफेक्ट कंपटीशन जो प्राइस होता है वो एमआर के बराबर होता है। परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इसके बराबर होता है एमआर के। देख भी लीजिए, जब हमने स्टार्ट किया था प्राइस और एमआर बराबर थे परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म के लिए, थे नहीं थे? और जबकि यूनिफॉर्म प्राइसिंग मोनोपोलिस्ट के लिए प्राइस और एमआर में प्राइस बढ़ा था। तो कहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस और एमआर बराबर होते हैं, इसीलिए ये जो फर्स्ट कंडीशन है एमआर इज इक्वल टू एमसी की, इट शुड बी कंसीडर्ड एज प्राइस इज इक्वल टू एमसी। हम कहते हैं भाई जब प्राइस और एमआर बराबर है तो एमआर इक्वल टू एमसी लिखे रखना है, प्राइस इक्वल टू एमसी क्यों लिखते हैं? जब हम कंपेयर करेंगे तब आपको समझाओ। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो परफेक्ट कंपटीशन में कंडीशन होती है प्राइस इज इक्वल टू एमसी, सेकंड कंडीशन सेम होती है प्राइस इक्वल टू एमसी, स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। बट मोनोपोलिस्ट के अंदर यूनिफॉर्म प्राइसिंग की बात करूं मैं, फर्स्ट कंडीशन होती है एम आर इज इक्वल टू एमसी। तो बेसिकली यहाँ की कंडीशन है एम आर इज इक्वल टू एमसी, यहाँ की कंडीशन है प्राइस इज इक्वल टू। ये बात सबको याद रहेगी। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट, स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म प्राइसिंग। जब तक मैं डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं करूंगा, डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं किया। होपफुली यहां तक सबको बात समझ में आ रही। आगे देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चलते हैं। लुक एट द स्क्रीन्स। मैंने कहा भाई मोनोपोलीज में है हम, इट इज मोनोपोली। फॉर्म ने अपना डिमांड कर्व ड्रॉ किया, फॉर्म ने अपना एमआर ड्रॉ किया। कहते जी ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व और यू कैन से एवरेज रेवेन्यू है। एमसी कर्व इज ट्रेडिशनली यू शेप्ड, मैं उसको ट्रेडिशनली यू शेप बना रहा हूँ। मैं कहा भाई लेट्स सपोज ये मेरा एमसी कर्व है, ठीक है जी। आपको एक्सेस से टच करना है नहीं करना, इट्स ऑल अप टू यू, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ लुक एट द स्क्रीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कंडीशन क्या थी जी? एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड स्लोप ऑफ एम सी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता तो इसके बदले प्राइस लिखता है ना, एम आर के बदले। हमने बोला जी एम आर एम सी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कहता है जी एम आर एम सी कर्व जो है हमारे
इस पॉइंट पे यहाँ ये एम आर इक्वल टू एम सी, हमने कहा ठीक है जी, हम इसे इक्विलिब्रियम मार्क कर देते हैं। तो हमने इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मार्क कर दिया, मैं कहा दिस इज योर इक्विलिब्रियम, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये एम आर कर्व, ये एम सी कर्व, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ होना बेटा, दिस पॉइंट। तो मैंने इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मार्क कर दिया, मैं कहा भैया ये मेरा इक्विलिब्रियम मार्क है। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीबॉडी, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल के आ गया with the intersection of mi equals to mc. We will check the second condition also कि second order condition है फुलफिल हो रही है। कहता है mc की स्लोप बड़ी होनी चाहिए mr से। अरे यार mr is a downward sloping curve, mc is upward sloping here, obviously slope of mc is greater than पॉजिटिव स्लोप है ना mc की, और mr की नेगेटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल्ड है क्या, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ द मोनोपोलिस्ट। लेकिन इस आउटपुट को मोनोपोलिस्ट ने बोला, प्लीज लुक एट स्क्रीन, मोनोपोलिस्ट ने बोला कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं इन कंडीशंस को लगाना चाहता हूं, और ये दोनों कंडीशंस इस आउटपुट पर फुलफिल होती है। लेकिन अगर आप आउटपुट इतना बेचोगे तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस डिसाइड करेगा कंज्यूमर। मोनोपोलिस्ट कैन नॉट डिसाइड बोथ थिंग्स, कि आउटपुट भी मैं बताऊंगा प्राइस भी मैं बताऊंगा ना। अगर आप आउटपुट बताओगे तो प्राइस बताएगा कंज्यूमर। इस आउटपुट के लिए कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर सकता है, कंज्यूमर अपने मन की बात को कहता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड का। वो कहेगा भैया इस क्वांटिटी को उठा के ले जाओ डिमांड कर पे, इतना प्राइस मैं पे करूंगा। समझ में आई कहानी। मोनोपोलिस्ट ने क्या किया, अपनी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए इस आउटपुट को डिटरमाइन किया। बट प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द मोनोपोलिस्ट, प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट, बाय द कंज्यूमर। कि मार्केट डिमांड करके अकॉर्डिंगली इस आउटपुट को किस प्राइस में खरीदना चाहती है, तो उसके लिए जो प्राइस निकल के आया वो ये वाला प्राइस निकल के आया। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो मोनोपोलिस्ट ने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाई, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आउटपुट डिटरमाइन किया। उस आउटपुट पर कितना प्राइस मिलेगा वो हमें कौन बताएगा, वो हमें मार्केट बताएगी। मार्केट मतलब कंज्यूमर बताएंगे, और कंज्यूमर अपने मन की बात कैसे बोलता है, डिमांड करके है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, प्लीज लेट मी नो यस और नो। सर एक बार ये प्राइस वाला दोबारा बता दो। दोबारा देखिए जी, मान लीजिए मैं एनडीपीएल मोनोपोलिस्ट है, या बहुत सारे ऐसे एक रीजनल मोनोपोलिस्ट होता है। अगर मान लीजिए पेट्रोल हो जाए 100 रुपये 200 रुपये, या बिजली हो जाए 100 रुपये 200 रुपये यूनिट, आप कंज्यूमर डिसाइड करोगे ना कि इस कॉस्ट पे आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। या पेट्रोल पंप वाला बोले, या कोई फर्म बोले कि भाई मेरे को तो 100 क्वांटिटी बेचनी है, तो उसमें आप देखोगे ना कि आप उसके लिए कितना प्राइस दे सकते हो। ऐसा तो नहीं होगा वो कहेगा भैया मेरे को 100 यूनिट बेचनी है और 1000 रुपए ईच, तो लाख रुपए दे दे मुझे। मोनोपोलिस्ट कैन नॉट डिसाइड बोथ थिंग्स, वो एक चीज बताएगा। अगर वो यस। प्राइस डिसाइड करेगा तो क्वांटिटी आप करोगे, क्वांटिटी वो करेगा तो प्राइस आप करोगे। अगर मोनोपोलिस्ट कहता है जी मेरे प्रॉफिट तब मैक्सिमम होंगे जब मैं इतना आउटपुट कंसिडर करूंगा, तो वे इस आउटपुट के लिए वी आर विलिंग टू पे दिस प्राइस। Monopolist cannot decide both things. He can decide either price or quantity, not both. इस बात को कहीं लिख भी लीजिए। Monopolist cannot decide both price and quantity simultaneously. वो एक साथ नहीं डिसाइड कर सकता। Monopolist can decide either quantity or price. दोनों में से कोई एक चीज करेगा वो, दोनों चीज वो नहीं डिसाइड कर सकता जी। अगर क्वांटिटी वो करेगा तो प्राइस कंज्यूमर बताएगा, और प्राइस वो करेगा तो क्वांटिटी कंज्यूमर बताएगा। एक चीज मोनोपोलिस्ट डिसाइड करेगा, दो चीज डिसाइड नहीं कर सकता। क्लियर है जी यहां तक की बात सबको? यस सर। यहां तक कोई डाउट हो प्लीज पूछ सकता है मेरे से।
अगर यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा बनाना है ये हमारी मर्जी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऐसे लीनियर बना दी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बता रहा था, हमको कैसे पता लगा, न्यूमेरिकल खुद बताएगा। डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करना प्लीज। मान लीजिए मैंने बोला एम सी इज 5, या मैंने बोला एम सी इज 5Q, या मैंने बोला एम सी इज 5Q²। तो आपका ऑथर जनरली क्या करता है, कांस्टेंट एमसी ऑपरेट करता है। आप रीडिंग लिस्ट देखोगे तो जनरली आपको एमसी कैसे दिखेगी, हॉरिजॉन्टल दिखेगी। वो अजम्पशन है अपनी समझ के लिए। कहते एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा वो अपने आप बताएगा, हमें दिमाग नहीं लगाना। इधर देखना बच्चे ध्यान से, मैंने डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए। मैं भाई ये डिमांड कर्व है, ये हमारा लीनियर यूनिफॉर्म प्राइसिंग हुई हुई है। लीनियर डिमांड कर्व, यूनिफॉर्म प्राइसिंग हुई हुई है। जब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, हमें एमसी ड्रॉ करना है। एमसी ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। देखो जी, मैंने बोला MC5, क्या मतलब है इसका, स्लोप इज 0। एमसी की स्लोप क्या है यहाँ पे, 0 है ना, एमसी कांस्टेंट है। तो आप हॉरिजॉन्टल एमसी ड्रॉ कर देंगे, दिस एमसी। ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ये क्वांटिटी आ गई, और इस क्वांटिटी कंटेक्स्ट में कितना प्राइस चार्ज करेंगे, ये आपका प्राइस आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ये फर्स्ट केस है, येलो वाला। दूसरा कहता है MC इज 5Q। MC को स्लोप निकालोगे तो 5 आएगी, विच इज कांस्टेंट है बेटा। यहां पर अगर MC की स्लोप निकालो कितनी आएगी, 5, विच इज कांस्टेंट। तो MC इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन लाइक दिस। तो यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया MR MC के इंटरसेक्शन से, और इसके कोरस्पोंडिंगली क्या प्राइस आएगा वो आप ऊपर डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपका ब्लू वाला हो गया जी। यहां पर अगर आप MC की स्लोप निकालेंगे, इसमें खुद बता रहा सोच के, MC की स्लोप कितनी आएगी, लुक एट द स्क्रीन्स। 10Q। हाँ जी, सो डिफरेंशिएट करोगे तो 10Q आएगा या नहीं आएगा, से समथिंग, यस और नो। यस। यस यस सर। सर। अब 10Q कांस्टेंट तो नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, विच इज पॉजिटिव। इफ द सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव द फंक्शन इज कन्वेक्स। बोलो, यस सर। फंक्शन मेरा कैसा बनेगा, यहाँ पे कन्वेक्स बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। कहते हमको एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, तुम्हारी मर्जी चलेगी नहीं। एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, उसमें MC की इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंगली आपको जवाब दे। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, और ये आपका प्राइस हो गया। मार्जिनल कॉस्ट आपको कैसे बनानी है ये आपका कंट्रोल नहीं है, न्यूमेरिकल ही एग्जाम में जनरली यहाँ से आता है। तो वो अपने आप आपको बताएगा कि आपको MC कैसे कंसिडर करनी है। हाँ, निकल्सन स्नाइडर जो जनरली कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है विदाउट न्यूमेरिकल डेटा, वो जनरली हॉरिजॉन्टल MC को कंसिडर करता है, और कहीं कहीं लीनियर MC को कंसिडर करता है। जनरली वो कॉन्वेक्स MCs का या नॉन लीनियर MCs का जिक्र नहीं करता है। लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? ओके। सर। अच्छा,
चलो वापस मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे सवाल करूंगा वही जवाब दीजिए। ये जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे थे कि प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, की एक मोनोपोलिस्ट अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए किन कंडीशंस का यूज करते हैं। आपने कहा एम आर इक्वल टू एम सी का, एंड ये दोनों कंडीशन एक साथ लगी हुई है, इतना आउटपुट हमें बेचना है, इस प्राइस पे बेचना है। अधीश्वरी जी आप इस बात का जवाब देंगे, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। सो आई थिंक प्रॉफिट, क्योंकि दोनों हमारे प्रॉफिट दोनों कंडीशन। कंडीशंस फुलफिल है, राइट। कौन से प्रॉफिट हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं या नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नहीं पता सर। नहीं पता, सेमेस्टर 3 वीक है। ओके, अभी केडिया जी बताइए, फर्म को यहाँ पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं डायग्राम में। सर अगर एवरेज कॉस्ट के ऊपर रहा तब तो प्रॉफिट्स होंगे, एवरेज अदरवाइज कॉस्ट का ड्रॉ है इसमें, नहीं है। नहीं सर। बिल्कुल सही जवाब दिया अभी केडिया ने। इस डायग्राम को देख के हम ये डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है, जब तक एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ नहीं की जाएगी, जब तक नहीं पता लगा सकता। आपको याद होना चाहिए कि प्राइस अगर बड़ा होता है एवरेज कॉस्ट से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, प्राइस बराबर होता है एवरेज कॉस्ट के तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, प्राइस अगर छोटा होता है एवरेज कॉस्ट से तो लॉस होता है। लॉस में दो केसेस बनते थे कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवीसी तो हम कंटिन्यू करेंगे, और प्राइस अगर छोटा हो जाएगा एवीसी से तो हम शट डाउन कर देंगे, बराबर पे भी शट डाउन। याद आई जी कहानी सबको, ये कंडीशंस याद है, प्लीज से यस और नो। यस सर। ये वही सेम कंडीशंस है जो यस टोटल सर। कंपटीशन में आप लोगों ने पढ़ी है सेमेस्टर 3 के अंदर, तो उन्हीं कंडीशंस को अब हमने यहाँ पे एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम को मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर ले रहा हूँ जी। अच्छा, पहले एक बार लिख देता हूँ ये कंडीशन, मुझे पता है आपको याद नहीं है, याद होते तो अदिश्री जी कल जवाब नहीं देती। ध्यान से देख लीजिए एक बार, दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है, एम आर इज इक्वल टू एम सी भी फुलफिल्ड है, एंड स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर, ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है। उसके बाद भी तीन केस बनते हैं, उसके बाद भी तीन केस बन सकते हैं, कहते कौन से तीन केस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कंडीशन होती है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। और फर्दर इसकी दो कैटेगरी बनती है, या तो हम कंटिन्यू करते हैं या हम शट डाउन कर देते हैं। कंटिन्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद आया। हाँ जी, यस सर। ऑपरेट करने पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मतलब रिलेटिवली नुकसान कम होता है। समझ 3 के टॉपिक से सारे वाले, प्राइस इज ग्रेटर देन एबीसी, प्राइस इज लेस देन इक्वल टू एबीसी। बेटा जिसको ये कंडीशंस याद है प्लीज, देखो मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं है, मेरे हिसाब से अभी तो पेपर दिए तो रिजल्ट भी नहीं आया, याद होनी चाहिए कंडीशंस ये वाली। याद है सबको कंडीशंस, से समथिंग। यस सर। एक जने ने बोला यस सर, से यस समथिंग, याद है या सर। नहीं है याद यस कंडीशंस। सर। यस सर। यस सर, याद है। चलिए जी, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं चीजों को। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लीनियर नॉन लीनियर हॉरिजॉन्टल वट एवर, ठीक है, मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। ये आपका इक्विलिब्रियम आया, इतना आउटपुट Q1 बेच रहे हैं इस P1 प्राइस पर, ठीक है। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, लुक एट द स्क्रीन, ये डिमांड कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है,
एंड दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू का। यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सो सारे कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने आउटपुट दिखा दिया। इस डायग्राम को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, बार बार बनाना पड़ेगा तो एक बार कॉपी कर। देखिए फर्स्ट केस में मैं दिखाना चाहता हूं, देखो तीनों ही जगह ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब उसने अपनी कंडीशंस को फुलफिल किया हुआ है। बट ऑप्टिमाइजेशन या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब कहते हैं इसका मतलब बेस्ट जो हम कर सके गिवन सर्कमस्टांसेस में। प्रॉफिट हो रहे तो उसे मैक्सिमाइज करिए और लॉस हो रहे तो उसे हमें मिनिमाइज करिए। लॉस मिनिमाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज ओपन ए वेबकैम्स यार, बार बार ना बुलवाया करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल प्लीज 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 ओपन ए वेबकैम्स एवरीबॉडी। चलिए जल्दी से वेबकैम्स ओपन करेंगे सब लोग। आई एम वेटिंग गाइस, आई एम वेटिंग, ओपन वेबकैम्स, डू इट नाउ। देखिए फर्स्ट केस में दिखाना चाहता हूं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, या इसको हम किस नाम से, इसका एक नाम और भी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। देखना ध्यान से, इस आउटपुट के लिए आपको कितना प्राइस मिल रहा है, इतना प्राइस, और कंडीशन क्या कहती है, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इस आउटपुट के लिए आपको इतना प्राइस यहाँ पे मिलता है, ऐसे यस और नो। प्राइस ज्यादा होना चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके नीचे से, यहां से कहीं से भी मैं क्या करूंगा, अपनी एवरेज कॉस्ट को लेके जाऊंगा। इसके नीचे से कहीं से भी मैं अपनी एवरेज कॉस्ट को ले जाऊंगा। मैं कहा चलो जी मैं एवरेज कॉस्ट को ले गया। तो ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पर एमसी इंटरसेक्ट करता है, राइट। इस प्राइस से नीचे से कहीं से भी आप अपनी एसी को ले जा सकते हैं। कंडीशन है प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। समझ में आ रही है दोस्त कहानी? यस सर। समथिंग, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है जी? यस सर। यस यस। सर। अब एक बात सुनना ध्यान से, तो ये केस हमारा क्या दिखाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस दिखाता है। कहते हैं हमको कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की इवैल्यूएशन करेंगे तो लुक एट द स्क्रीन्स। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है ना प्रॉफिट्स। एक बार बच्चे लुक एट द स्क्रीन्स, एवरीबॉडी प्लीज जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स, एक सेकंड मेरे लिए। टोटल रेवेन्यू क्या होता है बताओ, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। टीसी क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, राइट। आप कितना प्राइस चार्ज कर रहे हो, कहता है दिस इज द प्राइस। क्वांटिटी कितनी है आपकी, दिस इज द क्वांटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, जो मैंने इस समय शेड किया हुआ यस सर। है। एग्री? यस सर। छोटा सा नाम दे दिया मैंने इसे, स्मॉल है। तो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ Q1 A P1 माइनस AC इंटू क्यू। इस आउटपुट के लिए आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, इतनी, एंड योर क्वांटिटी दिस मच। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा नहीं आएगा, बताइए। यस सर। इसको मैंने बी का नाम दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ Q1, छोटे से को सी का नाम दे दिया, सी बी। उस बड़े रेक्टेंगल में से अगर ये छोटा रेक्टेंगल नीचे का माइनस कर देंगे, वी लेफ्ट विद दिस। बोलो, ऊपर वाला छोटा रेक्टेंगल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी बी P1, यानी ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है जी?
प्लीज लेट मी नो, यहां तक की बात सब यस सर। है? यस सर। यस सर। चलिए जी। और इसके अंदर ये जो हमारी सेक्शन दिख रहा है मेरे को, मैं मार्क करता हूँ इसको कुछ अलग कलर से, ये एसी। ये एसी क्या है, वो बताएगा एसी क्या है? व्हाट इज एसी? पर यूनिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक यूनिट पे आपको कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? टोटल तो इतना प्रॉफिट हुआ है आपको, बट एक यूनिट पे कितना हुआ? इतना। भाई एक यूनिट पे आपको मान लो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपने इतनी यूनिट्स बेची तो इनका प्रोडक्ट किया तो इस रेक्टेंगल का एरिया है, टोटल प्रॉफिट आ गया। माय पॉइंट। एक यूनिट पे आपको कितना एसएनपी हुआ है वो आपको एसी डिस्टेंस बताए। दिस इज द केस ऑफ द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और यू कैन से द इकोनॉमिक, राइट? यस सर। Next we have this, if I'll say the normal profits. नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? विद द कंडीशन ऑफ प्राइस इक्वल्स टू एसी। मतलब जितना आपका इस आउटपुट के लिए एसी प्राइस है, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली यहीं से कौन जाना चाहिए? एसी जाना। एग्जैक्टली यहाँ से मुझे कौन लेके जाना है? एसी जाना है। मैं लो जी, यहाँ से एग्जैक्टली एसी लेगी। डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। आउटपुट के ऊपर एसी भी उतना ही है और प्राइस भी उतना ही है। तो यही रेक्टेंगल आपका क्या है? टोटल रेवेन्यू। और यही रेक्टेंगल आपका क्या है? टोटल कॉस्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट जीरो है तो इसका मतलब फॉर्म इज अर्निंग बहुत नॉर्मल प्रॉफिट्स। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यस सर। बेटा यही रेक्टेंगल आपका देखो क्या है? प्राइस इंटू आउटपुट। तो यही रेक्टेंगल आपका क्या बन गया? तो यार, और एसी इंटू आउटपुट, तो यही रेक्टेंगल आपका क्या बन गया? टीसी। और टी आर टी सी अगर बराबर हो जाएंगे तो ये प्रॉफिट जीरो आ जाएगा। एंड इफ द फर्म इज अर्निंग जीरो प्रॉफिट, इसका मतलब फर्म इज अर्निंग व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट्स। गॉट इट गाइस? बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जीरो। तीसरा केस, लॉस। लॉस के साथ मुझे क्या दिखाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। वो शट डाउन नहीं दिखा सकते, कहते क्यों? एक ही तो फर्म है, वो भी शट डाउन कर देगी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो शट डाउन के केस हम नहीं लगाते हैं। लॉस का मतलब क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाने, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लॉस का मतलब क्या होता है जी? प्राइस इज लेस देन एसी, बट आप ऑपरेट कर रहे हो तो मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन एबीसी। याद आई सबको कहानी इतनी? यस यस सर। सर। देखो जी, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी एसी को ऊपर से ले गया। तो ध्यान रखना बनाते समय एसी का मिनिमम ही एमसी को इंटरसेक्ट करे। आपको यहाँ तक मैं ऊपर ले आया, ये पूरा देखना बच्चे ध्यान से, ये पूरा ये बड़ा रेक्टेंगल को बताएगा क्या है ये? बताओ। टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। बहुत बढ़िया, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई में आउटपुट। और नीचे का रेक्टेंगल क्या है ये? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। तो ये जो आपका एरिया इस समय में हेडलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट, ये वाला ये क्या है? लॉसेस। लॉसेस है। ये सबको समझ में आ रही है? बट हम इस लॉसेस पे क्यों काम करें? क्योंकि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इतनी है। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट छोटी है प्राइस से, इसीलिए करेंगे। कंसेप्ट याद है ना? यस भाई मेरी सर। वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी हो रही है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है? सम रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। याद आया? यस। यस सर। सम रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट।
तो ये वाला कोई बताएगा ये एरिया कौन है, जो बताएगा वो समझदार व्यक्ति कहलाएगा। ये ब्लू कलर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। एग्जैक्टली, ये कौन से प्रॉफिट है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो है आपके ये ब्लू एरिया, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। कैसे आते थे ये, याद करो, पीआर माइनस टीवीसी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट की सारी रिकवरी होगी जो उसके ऊपर रेवेन्यू है। बेसिकली इट इज व्हाट, कवर्ड सेक्शन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हुई है। और ये ऊपर हमारे पास ये वाला येलो एरिया क्या है मेरे पास, लॉसेस। लॉसेस। लेकिन अगर आप शट डाउन कर दोगे तो क्या होगा, ये सब कुछ ही पूरा लॉस का हो जाएगा। पूरा, ये पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, लॉस बन जाएगा। जो कवर्ड फिक्स कॉस्ट है वो आनी भी मेरी कवर्ड नहीं होएगी। और ये पूरी, अच्छा ये टोटल मिला के ये पूरा क्या है भैया, इन दोनों एसी और एबीसी के बीच में ये क्या है, एएफसी, व्हेन मल्टीप्लाई बाय आउटपुट क्या एवरेज कहलाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस रेक्टेंगल इज टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर आप शट डाउन कर दोगे तो ये लॉस विल बी इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये भी लॉस हो जाएगा, ये भी लॉस है। मतलब जब तक आप ऑपरेट कर रहे हो, जब तक इस ब्लू वाले लॉस से बचे हुए हो, अगर जैसे ही आपने शट डाउन करोगे तो येलो तो लॉस आई, ये ब्लू वाला भी लॉस में कवर हो जाएगा। समझ में आई बेटा, सैम 3 में बताई गई बातें सारी ये। और यस वहां पे सर। परफेक्ट कंपटीशन के कंटेक्स्ट में थी, यहाँ पे मोनोपोली के कंडीशंस विल रिमेन अनचेंज, कंडीशंस नहीं चेंज हो सकती है। यहाँ तो कोई डाउट जी किसी को? नो सर। नो डाउट सर। चल, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोपोली। मैं एक बार रिकॉर्डिंग यहाँ रोकता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ जी कुछ।